सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यू करेंगे एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे। ओके, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, इसके कुछ पार्ट्स हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वाला पार्ट पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप चैप्टर नंबर 2 के प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले ये बात हमें जाननी जरूरी है कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते किसे हैं। नाम से ही पता लग रहा है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। दही बनाने में, अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में, ब्रेड बनाने में, विनेगर बनाने में, कॉफी बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कमर्शियल, यानी कि हम इसका इस्तेमाल जो है कमर्शियल रूप से कर सकते हैं, व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। मेडिसिनल, मेडिकल में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है एंड एनवायरमेंट में यूज किया जाता है। सो कमर्शियल यूजेस को हम लोग कवर कर चुके थे। तो हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया था? मेकिंग कर्ड एंड चीज, मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेज, मेकिंग ब्रेड, मेकिंग विनेगर, कॉफी एंड टोबैको, मेकिंग टूथपेस्ट। हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल यूजेस, यानी कि मेडिकल में हम लोग कहाँ यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। मेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में, मेकिंग वैक्सीन्स, मेकिंग फूड सप्लीमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी एंड एग्रीकल्चर यूजेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल एंड एनवायरमेंटल यूजेस। ओके, आज हम लोग इन सभी को कवर करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेडिसिनल यूजेस। Some of the medicinal uses of microorganisms are given below. कुछ मेडिसिनल यूजेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो नीचे दिया हुआ है आपको। मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी हमारे पेट में दर्द हो गया, हेडेक हो गया, ये कुछ ऐसा भी, तो एंटीबायोटिक्स हम लोग कुछ दवाइयाँ लेते हैं, तो उनमें जो है कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं तो वो कुछ बैक्टीरिया और फंगी वगैरह को मिला करके बनाई जाती हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स दैट डिस्ट्रॉय सर्टेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ बैक्टीरिया एंड फंगी का यूज करके जो है एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो माइक्रोब डिजीज कर रहे हैं उसे वो खत्म कर देते हैं। पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलम, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासिलिन both obtained from Streptomyces bacteria। जैसे कि यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम दिया गया है। पेनिसिलिन obtained from fungus पेनिसिलम, एक फंगस है जिसका नाम पेनिसिलम है, उससे पेनिसिलिन ऑब्टेन किया जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। जैसे कि आपके कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आपके चेस्ट में हो गया, आपके थ्रोट रीजन में हो गया, या अगर आपको सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज होती है, जिसमें कि हमारे जो ब्लड की जो शेप है वो सिकल टाइप की हो जाती है, तो वहां पे हम लोग पेनिसिलिन का, या निमोनिया में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासिलिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, जिसे कि हम स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, इसका इस्तेमाल प्लेग में किया जाता है। अब तो प्लेग जो बीमारी है ये वर्ल्ड से खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम स्ट्रेप्टोमाइसिन का। Are examples of antibiotics. Antibiotics are also used to control microbial disease in animals and plants. इसके अलावा इनका जो है, अगर एनिमल्स में, प्लांट्स में कोई माइक्रोबियल डिजीज हो गई है तो हम इसका इस्तेमाल भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। ओके, ये देखिए आप, पेनिसिलम फंगस है, ये देखने में कैसा लग रहा है, बट इसका यूज जो है वो मेडिसिन बनाने में किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। चलो, मेकिंग वैक्सीन। सेकेंड क्या है? मेडिसिनल यूजेस। मेकिंग वैक्सीन। वैक्सीन को आपने नाम सुना ही होगा, वैक्सीन लगाया जाता है, बच्चों को भी लगाया जाता है, आपको भी लगा होगा। बहुत सारी चीजों के वैक्सीन लगाए जाते हैं, जैसे कि पोलियो के वैक्सीन हो गया, आपका टाइफाइड का वैक्सीन आ चुका है, बट टाइफाइड जो है फिर भी बहुत ज्यादा फैल रहा है आजकल। हेपेटाइटिस का लगाया जाता है, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन लगाए जाते हैं। व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, जब कोई ऐसा माइक्रोब
कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कर सकता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, अवर बॉडी प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडी। तो हमारी बॉडी फौरन से ही ऐसे सब्सटेंस जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। देखिए एंटीबॉडीज, आप नाम पे इसके गौर कीजिए। एंटी का मतलब अगेंस्ट यानी कि उसके खिलाफ, और बॉडीज का मतलब बॉडी। बॉडी यहाँ से, बॉडी का मतलब यहाँ पे वो बॉडीज हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके खिलाफ इनको काम करना है। समझे आप? एंटीबॉडीज, these antibodies fight and destroy the disease causing microbe and remain in the body to fight future infections by the same microbe। ये जो एंटीबॉडीज जैसे हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब घुसा है ना, कोई ऐसा बैक्टीरिया घुस गया, कोई ऐसा फंगस घुस गया जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फौरन से एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि वो जो माइक्रोब घुसा है उसको खत्म कर देती हैं और वो हमारी बॉडी में जो है रहता है वो, ठीक है। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बना रहता है, और अगर दोबारा से कभी कोई दूसरा फंगस या कोई माइक्रोब जो है वो हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो फौरन वो उसके लिए तैयार रहता है, वो उसको खिलाफ जो है वो लड़ता है, ठीक है। अ वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। अब यहाँ वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन में नॉर्मली देखिए, वैक्सीन जो होती है ना, वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को, तो वैक्सीन में होता क्या है कि जो जिस भी चीज की वैक्सीन है, मान लीजिए पोलियो की वैक्सीन, तो पोलियो को जो डिजीज कर मतलब पोलियो को करने वाला जो भी माइक्रोब होगा तो उसको वीक करके या उसको किल करके हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू उसको डाला जाता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में वो वाला बैक्टीरिया वो किल होता है या बिल्कुल कमजोर होता है इतना कि वो हमारी बॉडी में पोलियो नहीं कर सकता, जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडीज क्या करती है, नेचुरली एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर देती है। तो इसका फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी में जब कभी बाई चांस बड़े होकर के कभी दोबारा पोलियो हमारी बॉडी में अटैक करे तो हमारी बॉडी में पोलियो के जो एंटीबॉडीज हैं वो पहले से बने हुए हैं, तो हमारी बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वजह से वैक्सीन को जो है डाला जाता है ताकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही उस दवाई के लिए उस दवाई के लिए नहीं, उस डिजीज के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी रहे। समझ में आ गया आपको कि वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन समझ में आ गया कि वैक्सीन जो है, अगर कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए वैक्सीन को डाला जाता है, ठीक है। When a vaccine is introduced in the body of a healthy person by swelling or injection, his or her body produces antibodies against this killed or weakened microbes. जब हम वही बता रहे हैं कि जब कोई वैक्सीन को किसी हेल्दी पर्सन में जब उसको डाला जाता है, जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये दो तरीके से डाला जाता है, या तो इसको स्वेलिंग यानी कि कोई मेडिसिन के रूप में होगा या इंजेक्शन के रूप में। तो जो उसकी बॉडी है, जिस भी बॉडी में उसको एंटर किया है, तो वो बॉडी जो है उस बीमारी के अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडीज तैयार करनी स्टार्ट कर देती है और प्रोड्यूस कर लेती है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन बाय द सेम माइक्रोब। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारी बॉडी में रहती हैं, और जब कभी फ्यूचर में कभी सेम उसी माइक्रोब ने जिसकी हमने वैक्सीन लगाई है, अगर उसने दोबारा से अगर हमारे पर अटैक किया तो वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जो बची हुई हैं, है ना, जो हैं हमारी बॉडी में, वो उनके खिलाफ लड़ेंगी। दिस वैक्सीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, फॉर एग्जांपल पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। तो इसी वजह से जो वैक्सीन होती है वो हमारे जो है, अगर कभी माइक्रोब से कोई डिजीज हो रही है तो उसको पहले से ही बचाने के लिए, उस माइक्रोब से हमें बचाने के लिए वैक्सीन जो है हमें हेल्प करती हैं। तो कुछ वैक्सीन जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जिनको लगाया जाता है बच्चों को, वो पोलियो वैक्सीन है जिसे हम OPV भी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ये बच्चों को लगाया जाता है। कोलेरा, ये हैजा की वैक्सीन होती है, इसको भी लगाया जाता है। वैक्सटोरा जिसे कहते हैं, टाइफाइड की वैक्सीन होती है, एंड स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है, एंड हेपेटाइटिस बी की मैंने आपको लगा दी है यहाँ पे। हेपेटाइटिस अलग अलग टाइप के होते हैं, A, B, ठीक है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। ओके, तो ये आप जो है कुछ याद रख लीजिएगा, खासतौर पे पोलियो वैक्सीन की जो OPV है इसे आप याद रखिएगा, और कोलेरा वैक्सीन की भी याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग मेकिंग फूड सप्लीमेंट्स। कुछ फूड सप्लीमेंट्स बनाने के लिए भी हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। माइक्रोब्स सच एज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना टाइप्स ऑफ एल्गी आर रिच इन प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट।
कुछ माइक्रोब्स जैसे कि क्लोरेला हो गया एंड स्पाइरुलिना हो गया, जो कि एल्गी के एक टाइप हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो इनका फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन ह्यूमन बॉडी, bacteria such as Lactobacillus, Acidophilus, and Escherichia coli live in human intestine where they help to digest food and destroy disease-causing microbes. Human body में बताया था ना कि माइक्रोब्स जो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह। कोई भी ऐसी जगह नहीं है प्लेनेट पे, हमारे पूरे प्लेनेट पे, कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाए। इवन कि ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, हर तरह की बॉडी में। तो कुछ जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस हो गया, एस्चेरिचिया कोलीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये फूड को डाइजेस्ट करने में और कोई माइक्रोब जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं एग्रीकल्चर यूज। अब एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का कहाँ का यूज किया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम that live in the root nodules of leguminous plants such as pea and soybean help in fixing atmospheric nitrogen and increasing soil fertility। देखिए, ये हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था, राइजोबियम के बारे में, कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी और जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि लेगुमिनियस प्लांट हो गए, जैसे कि दाल के हो गया, मसूर दाल और ये चने वगैरह हो गए, तो इनकी जो रूट्स होती है ना, इनके रूट्स के नोड्यूल्स में, ये नोड्यूल्स जो होते हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये उभरे उभरे हुए से, ठीक है, गांठ जिसे हम बोलते हैं, तो इनमें एक तरह के बैक्टीरिया जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, वो इनमें वो रहता है, ठीक है। और वो राइजोबियम क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है हम लोग, ये जो प्लांट्स होते हैं लेगुमिनियस प्लांट्स, तो जब हम लोग कोई ऐसी फसल लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं जो कि जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा खत्म हो जाती है सॉइल में, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उस फसल को काटने के बाद हम लेगुमिनियस प्लांट्स को लगा देते हैं, और जिससे कि क्या होता है, लेगुमिनियस प्लांट्स की वजह से उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो जितनी भी नाइट्रोजन जो वो वीट को लगाने से या कोई और भी दूसरी क्रॉप को लगाने से खत्म हुई थी सॉइल में, वो उसको वापस से रिस्टोर कर देते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आ रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है जो पाई जा रही है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन कंपाउंड में, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देने के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इन नेचर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग और बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नाइट्रोजन नेचर में जो है वो लाइटनिंग के जरिए से, जैसे कभी बिजली कड़कती है तो उसके जरिए से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, या फिर कोई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। Leguminous plants such as pea and soybean have the nitrogen fixing bacteria rhizobium present in their root nodules। यहाँ पे फिर वही बात बता दी कि लेगुमिनियस प्लांट जैसे कि पी के प्लांट हो गया और सोयाबीन के प्लांट हो गए, तो इनमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया, इनके रूट के नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय दीज बैक्टीरिया इज टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड स्टोर्ड इन देयर टिश्यूज एज प्लांट प्रोटीन्स। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और प्लांट के अंदर जो है, प्लांट के टिश्यूज में एज अ प्लांट प्रोटीन ये स्टोर रहते हैं। दिस स्टोर नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम दिस लिग्मिनियस प्लांट टू हर्बीवोर्स एंड देन कार्निवोर्स। ठीक है, तो जो स्टोर्ड नाइट्रोजन है उन प्लांट्स में, तो जब इनको हर्बीवोर्स जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां ये सब खाती हैं तो ये इनमें चले जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन। और उसके बाद जो है जब वो उन हर्बीवोर्स को, जब कार्निवोर्स खाते हैं जैसे कि शेर, चीता वगैरह हो गया, जब ये उनको खाते हैं तो वो उन हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में चले जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। When these plants and animals die, the nitrogen compounds present in their bodies are decomposed and returned to the soil। और जब हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गए एंड कार्निवोर्स जो हैं, जब वो लोग मर जाते हैं तो जो उनकी बॉडी है, उनके अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उनकी बॉडी में, वो क्या होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाती है। इनकी बॉडी जब डिकम्पोज हो जाती है तो बॉडी कहाँ डिकम्पोज होकर के कहाँ जाएगी, सॉइल ही में मतलब रिटर्न हो जाएगी। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर अगेंस्ट एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो उनमें से
जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो वापस से प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड, while some are converted into nitrogen and returned to the atmosphere by certain bacteria present in the soil। बल्कि उनमें कुछ जो होते हैं वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और किन की वजह से जाते हैं, तो कुछ सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। द साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो एक ये साइकिल हो गई है ना, देख रहे हैं आप कि भाई प्लांट ने सबसे पहले क्या हुआ था कि प्लांट ने जो है नाइट्रोजन को फिक्स किया, उस प्लांट को किसने खाया, हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर से किसने खाया, कार्निवोर ने खाया। कार्निवोर जो है जब लोग कार्निवोर्स जब मर गए तो मरने के बाद उनको डिकम्पोजर्स ने, बैक्टीरिया वगैरह ने उनको डिकम्पोज किया। जब डिकम्पोज किया तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन था वो कुछ सॉइल में चला गया, कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, तो ये एक टाइप की साइकिल बन गई, किसके दरमियान, एटमॉस्फेयर में बन रही है, सॉइल के बीच में और ऑर्गेनिजम्स में। तो ये क्या हो गया, ये साइकिल हो गया और हमने इसको क्या कहा, नाइट्रोजन साइकिल। ओके, समझ में आ गया आपको। नाइट्रोजन साइकिल इज अ नेचुरल साइकिल प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंटर्स द सोइल एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन साइकिल जो होती है ये एक नेचुरल साइकिल होती है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉइल में एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद वो उस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट बन गया। जब सॉइल में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद जो है वो प्लांट में स्टोर हो जाएगा। प्लांट को हर्बीवोर खा रहे हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहे हैं, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट हो गया। ठीक है, जब वो हर्बीवोर से कार्निवोर में गए, कार्निवोर जो है जब वो मर गए तो वो वापस से सॉइल का एक पार्ट बन जाएंगे। फिर सॉइल में वो चला गया। ठीक है, सॉइल में चला गया, कुछ सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड चले गए, कुछ एटमॉस्फेयर में चले गए। तो मतलब एटमॉस्फेयर में रिटर्न होने से पहले जो है ये जो नेचुरल साइकिल चलती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। A simplified representation of these processes is shown in figure 2.7। तो आप इस 2.7 नाइट्रोजन साइकिल के जो फिगर इसके देखिए, ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, इसको किसने फिक्स किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग के जरिए से फिक्स हुआ। तो फिर ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ चली गई, जो लिग्मिनस प्लांट्स है उनके रूट के नोड्यूल्स में चली गई। जब रूट वहाँ पे ये जो है एज अ प्लांट प्रोटीन यहाँ पे स्टोर रहा। ठीक है, फिर इस प्लांट को किसने खाया, हार्बीवोर्स ने खाया। हार्बीवोर्स ने खाने के बाद वो अगर वो अपना फेसेस एक्सक्रेट करेंगे तो उनके फेसेस के जरिए से भी वो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है वो बाहर निकल आएंगे। तो कुछ वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और कुछ जो है वो सॉइल में चले जाएंगे। और अगर एक तो ये तरीका हो गया, दूसरी बात ये है कि हार्बीवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स ने खाया। कार्निवोर्स जब डिकम्पोज हो जाएंगे तो वो डिकम्पोज होने के बाद वो उनके जो नाइट्रोजन कंपाउंड है कुछ सॉइल में चले जाएंगे, कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये एक साइकिल चलती रहती है। आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि लाइटिंग के जरिए से यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो उसको फिक्स कर रहे हैं, किसमें, सॉइल में। या फिर दूसरी बात ये है कि डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की रूट में जाकर के एब्जॉर्ब हो गए हैं। इस प्लांट को किसने खाया, हर्बीवोर ने खाया। तो वो अपना एक्सरेट जो है वो फेसेस अपना एक्सरेट कर रहा है यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, जब वो एक्सरेट कर रहा है तो उसके अंदर से कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो उसमें रह जा रहे हैं, सॉइल में रह जा रहे हैं, या कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो साइकिल चल रही है तो ये साइकिल, इस साइकिल क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन साइकिल। एनवायरमेंटल यूजेस, एनवायरमेंट में कहाँ यूज किया जाता है, मैक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट ऑन द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। कुछ माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो हो जाते हैं वो जब कोई प्लांट या कोई एनिमल डेड हो जाते हैं, जब उनकी बॉडी डेड हो जाती है तो वो उस पे आ जाते हैं और उनको जो है सिंपल सब्सटेंस में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। देखते हैं ना आप, जब कोई जानवर मर जाता है या कोई इंसानी मर जाता है तो उनकी बॉडी जो होती है वो खराब होने लगती है। तो खराब होने किस तरह खराब होती है, कौन उनको खराब करता है, तो खराब करने वाले कौन होते हैं, कि बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड बाय अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये सब्सटेंस जो है वो उनको कौन यूज करता है, दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ द डेड बॉडीज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स कीप्स आवर प्लेनेट क्लीन। अच्छा, अगर ये जो फंगस हैं, जो फंगी हैं, जो बैक्टीरिया है, अगर ये जो है डेड बॉडीज को या डेड प्लांट्स को अगर रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे प्लेनेट पे क्या होगा कि ढेर लगती जाएगी। कोई भी जानवर मरेगा, अगर वो खत्म
नहीं होगा, उसकी बॉडी खराब नहीं होगी और उसकी बॉडी मिट्टी में नहीं मिलेगी, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी, हमारी जो प्लेनेट है उस पर हर जगह इंसान मरे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस वजह से एनवायरमेंट में इसका जो एनवायरमेंटल यूज है बैक्टीरिया और फंगी का, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारे प्लेनेट जो है वो क्लीन रहता है। जो भी डेड बॉडी प्लांट या डेड एनिमल जो भी मरते हैं तो ये बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, और खत्म करने के बाद वो उनको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। इससे हमारा प्लेनेट जो है वो क्लीन रहता है। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। इसके अलावा जैसे कि बैसिलस बैक्टीरिया हो गया तो सीवेज ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ये बैसिलस बैक्टीरिया ना, इसका सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। वेयर दे हेल्प इन डिके ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जो जहाँ पे कि ये वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनको डिके करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ डिकम्पोजर्स हैं। ये एक लॉग है, बड़ी सी लकड़ी के जिसे लट्ठा बोलते हैं। इस पे आप देख रहे हैं ये मशरूम से निकल आए हैं। दे कंज्यूम ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम, रिड्यूसेस देम टू सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं, प्राइमरी डिकम्पोजर्स जिन्हें कहते हैं, ये जो है इनको खाते रहते हैं और इसको पूरी की पूरी जो लकड़ी होती है उसको खराब करके मिट्टी में मिला देते हैं, और इस तरीके से हमारी जो प्लेनेट है वो क्लीन रहती है। एनवायरमेंटल यूजेस हमने पढ़ लिया। चलिए लेट्स रिमेंबर, जल्दी से हम लोग इसे कवर कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ने पढ़ा स्टार्टिंग में कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसे हम इनको नहीं देख सकते, इन्हें हम एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख सकते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज। हर्ड में नहीं रहते हैं, हर्ड में कौन रहता है, कैटल रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनीज। अ प्रोटीन कॉल्ड सिजिन प्रेजेंट इन द मिल्क कोगुलेट्स टू फॉर्म कर्ड। Fermentation by yeast produces alcohol and carbon dioxide. Bacteria are used in the sewage treatment where they help in the decay of waste organic matter. Okay, answer the following questions orally. What are the different types of bacteria depend on their shapes? So different, ये आपको orally देना है, but मैंने इनको लिख दिया ताकि आपको याद रहे। Different bacteria have different shapes. Rod shape जैसे कि बेसिली बैक्टीरिया हो गया, spherical shape कोकाई हो गया, comma shape विब्रियो हो गया, and spirale. Okay, what do you understand by nitrogen fixation? So nitrogen fixation is a process by which free atmospheric nitrogen is converted into nitrogen compounds. Name the antibiotics that is produced by penicillin and streptomycin. So penicillin obtained from fungus, penicillium, streptomycin and tetracycline both obtained from Streptomyces bacteria. Okay, चलिए आगे चलते हैं हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के डिजीज कॉज करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं, किस किस में करेंगे, वही ह्यूमन बींग्स में करेंगे, एनिमल्स में करेंगे एंड प्लांट्स में करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस का वायरस हो गया, एबोला वायरस हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रूबेला वायरस हो गया, बैक्टीरियोफाज। तो ये अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं एंड फूड स्पॉइलेज। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड को स्पॉइल करते हैं। वी विल डिस्कस ईच ऑफ दिस इन डिटेल। तो हम लोग इनको एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, और या फिर उनको क्या कहा जाता है। Microorganisms that cause disease in human beings, animals and plants are called pathogens. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करते हैं, किन में, ह्यूमन बींग्स में करेंगे, एनिमल्स में करेंगे, प्लांट्स में करेंगे, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। समझ में आ रहा है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। पैथोजेंस किसने बोलते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि भाई पैथोजेंस किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, हम उनको बोलते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस अब आपके कौन कौन से हो गए, तो पैथोजेंस अगर आप देखिए तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजुअन्स भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस, हेलमिन्स, तो ये सभी जो है ये पैथोजेंस कहलाते हैं। ओके, लेट अस लुक एट सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो चलिए आइए हम लोग कुछ ऐसे पैथोजेंस को देखेंगे जो कि ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स, पहले क्या है हमारा, ह्यूमन बींग्स में पैथोजेंस कैन एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड
ह्यूमन बींग्स में पैथोजन कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं, तो एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, वाटर के थ्रू एंटर कर सकते हैं एंड फूड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एयर की बात करें तो एयर के थ्रू कैसे एंटर करेंगे, मान लीजिए किसी बंदे को कफ है, खांसी, उसको वो खांस रहा है, अगर उसने अपने फेस को जो है वो कवर नहीं किया हुआ, अपने माउथ को कवर नहीं किया हुआ है, तो जो उसके अंदर से जो पैथोजन निकलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर से जो पैथोजन निकलेगा वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाएगा। वाटर के थ्रू कैसे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बंदा है, इसको जो है उल्टी हो रही है, उसको जो है लूज मोशन हो रहा है, और ये यहाँ पे जो है वाटर के पास, नदी के पास बैठा हुआ है, और ये यहाँ पे जो इसके पैथोजन है वो वाटर के थ्रू जो है वाटर को कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं। और ये वाटर जो है ये कहाँ जा रहा है, ये एक नॉर्मल घर में जा रहा है ना, तो इसको लोग जो लोग इसको कंज्यूम करेंगे तो उनको उनको बीमारी हो जाएगी, उनको डिजीज हो जाएगी। तो वाटर के थ्रू फैल सकता है, वाटर के एंड फूड के थ्रू, कोई भी ऐसे जंक फूड हो गया या ऐसा फूड जो अनकवर्ड है, जो स्ट्रीट फूड होते हैं, तो उन पे अगर जम्स बैठे हुए हैं, उन पे पैथोजेंस बैठे हुए हैं, आप अगर उनको कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो जो है उनसे आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो ये जो है 3 तरीके हैं, यानी कि एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, वाटर के थ्रू एंटर कर सकते हैं एंड फूड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। डर्टी वाटर एंड अनक्लीन और स्पॉइल्ड वाटर कंटेन्स मेनी पैथोजेंस। अगर कोई डर्टी वाटर है, गंदा वाटर है या अनक्लीन वाटर है, स्पॉइल्ड वाटर है, तो उनमें जाहिर सी बात है उनमें बहुत सारे पैथोजेंस हैं, वो डर्टी पैथोजेंस की वजह से हुआ है। When a healthy person consumes unclean water or spoiled food, the pathogens enter the body and cause disease. अगर कोई healthy person जो है उस unclean water को या spoiled water को कंज्यूम कर रहा है, तो जो पैथोजेंस उसमें मौजूद है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और उसको डिजीज हो सकती है। ओके, चलिए। Pathogens can also spread from an infected person to a healthy one. जो पैथोजेंस जो हैं, एक तो इनके यानी एयर के थ्रू एंटर कर जाएंगे, दूसरे वाटर के थ्रू एंटर कर जाएंगे एंड क्या कहते हैं, फूड के थ्रू एंटर कर जाएंगे। इसके अलावा जो पैथोजन जो होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में स्प्रेड कर सकते हैं, उस पर फैल सकते हैं। जैसे कि आपने कफ की बात की, अगर किसी बंदे को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी है, अगर आप उसके बराबर में जाएंगे और वो खांस रहा है, तो उसके जो ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया होता है वो उसकी खांसी के जरिए से एक हेल्दी पर्सन में भी फैल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, पैथोजेंस आर रिलीज्ड इनटू एयर। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी बंदे को कॉमन कोल्ड है ना, खांसी हो रही है, उसको छींक आ रही है, तो वो छींक रहा है और अपने फेस को उसने कवर नहीं किया हुआ है, तो पैथोजेंस जो भी एयर में जाएंगे, तो वो किसी अगर सामने एक हेल्दी पर्सन बैठा हुआ है, तो वो पैथोजन उसकी बॉडी में वो सांस लेगा, और वो जैसे ही वो सांस लेगा तो पैथोजन उसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे। दिस पैथोजन may enter the body of a healthy person while breathing and he she may also get common cold. तो पैथोजन जो है वो उसके बॉडी में एंटर कर जाएगा, जैसे ही वो ब्रीथ करेगा और उसको भी कॉमन कोल्ड ले जाएगा। इस वजह से जो कॉमन कोल्ड होती है, अगर किसी एक बंदे को खांसी हो रही है तो सारे सबको खांसी हो जाती है फट से। पैथोजन also spread from an infected person to a healthy one through insects such as anopheles and Aedes mosquito and the housefly. इसके अलावा पैथोजन को स्प्रेड करने का जो दूसरा जरिया है वो क्या है, इंसेक्ट्स में आपके आ गए मॉस्किटो आ गई, आपके हाउस फ्लाई आ गए, ठीक है, और भी दूसरे इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज हो गए, हाउस फ्लाई हो गए, ये भी क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट सिक्स इनटू द पैथोजेंस अलोंग विद द ब्लड। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर फीमेल एनोफिलीज को लिया गया है। फीमेल एनोफिलीज मलेरिया को कॉज करती है। तो क्या करती है कि जब फीमेल एनोफिलीज जब अगर किसी ऐसे पर्सन पे बैठ गई जिसको कि मलेरिया है और उसने क्या किया, ब्लड को सक किया, तो ब्लड को सक करने के साथ साथ उसके ब्लड में पैथोजन होंगे, मलेरिया के पैथोजन होंगे, ठीक है। व्हेन द सेम मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, जब वही मॉस्किटो यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसने कि मलेरिया वाले पर्सन को उसने उसका ब्लड सक किया है, और जब वो दूसरे पर्सन को, किसी हेल्दी पर्सन को जब उसको बाइट करेगी, द पैथोजेंस में एंटर हिज और हर बॉडी एंड दैट पर्सन में आल्सो गेट इन्फेक्टेड विद द मलेरिया। तो वो पैथोजन जो है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, हेल्दी पर्सन की बॉडी में, और उस बंदे को भी मलेरिया हो जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, अराइज करते हैं। क्यों फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही बाइट करती है, क्यों मेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया नहीं होता है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है ना, उसको अपने एग को फर्टिलाइज करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर जो सीरम एल्ब्यूमिन होता है उसकी जरूरत होती है। उसको अपने एग को फर्टिलाइज करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर से किस चीज की जरूरत होती है, सीरम एल्ब्यूमिन
जो कि ब्लड प्रोटीन होता है, उसकी वो जरूरत होती है। और वो जो है वो क्या करती है, जब हमारे ब्लड को सक करती है, वो उसके देखा होगा ना आपके मॉस्किटो के अंदर यहाँ पे एक निडल टाइप की होती है, वो उसको निडल को हमारे बॉडी में घुसाती है, वहां से ब्लड सक करती है। ठीक है, करता है, मच्छर भी होता है और जो फीमेल होती है वो भी। तो ये वहां से जो है ब्लड को सक कर लिया और सीरम एल्ब्यूमिन को अपने एग को फर्टिलाइज करने के लिए यूज कर लिया उसने। इसी वजह से फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के जरिए से ही हमें मलेरिया फैलता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्यों मॉस्किटो ही ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स या जानवर होते हैं उन पे भी मच्छर बैठते हैं, तो क्यों? तो इसके कई रीजन है। एक तो रीजन पहला है कि भाई जो हमारी CO2 गैस है जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, उसकी वजह से मॉस्किटो अट्रैक्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग से। दूसरे की हमारी बॉडी में जो हमारा जो स्वेट होता है, जो उसकी बदबू होती है पसीने की, उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरी है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो ये 3 रीजन हैं जिसकी वजह से मॉस्किटो जो है वो हमसे अट्रैक्ट होते हैं और हमें काटते हैं। ठीक है, सिमिलरली व्हेन अ हाउस फ्लाई सिट्स ऑन गार्बेज। अच्छा, ये तो प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया को फैलाने वाले, मलेरिया को जिस तरीके से फैलाते हैं इसके बारे में पता चल गया हमें। लेकिन अगर एक हाउस फ्लाई किसी गार्बेज पे बैठ रही है, ठीक है, ये भी बता रहे हैं कि एक हाउस फ्लाई के जरिए से कैसे बीमारियां फैलती है। कि अगर एक हाउस फ्लाई, एक मक्खी जो है वो कूड़े पे बैठ रही है, गंदगी पे बैठ रही है, पैथोजेंस में स्टिक टू इट्स बॉडी। तो पैथोजेंस जो होंगे, जो उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, जो भी इसके अंदर फंगस होंगे, जो भी होंगे, तो वो क्या होंगे, वो उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। द सेम फ्लाई में ट्रांसमिट दीज पैथोजेंस टू फूड आइटम्स। और जब वही मक्खी जो है किसी फूड आइटम पे जाकर के बैठ जा रही है, तो वो क्या करेगी, वो उसको वहां पे वो बैक्टीरिया, जो फंगस और जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रोटोजोआ जो उसकी बॉडी से स्टिक हुए थे, वो वहां पे ट्रांसमिट हो जाएंगे। व्हेन इट सिट्स ऑन दैम, जब वो उनके ऊपर बैठेगी तो वो उस पर ट्रांसमिट हो जाएंगे। व्हेन अ पर्सन ईट्स दिस फूड आइटम्स, और जब वही कोई आदमी उस फूड आइटम्स को खा रहा है, द पैथोजेंस एंटर हिज एंड हर बॉडी एंड कॉज डिजीज। तो वो पैथोजेन जो है उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और उसको बीमारी हो जाएगी। इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड द हाउस फ्लाई व्हिच ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी वन आर नोन एज इज कैरियर्स ऑफ द डिजीज। कुछ इंसेक्ट्स जिन्हें हम कैरियर्स बोलते हैं, इनको कैरियर्स कहते हैं। कैरियर्स का मतलब क्या होता है, ले जाने वाले। तो इनको जैसे कि मॉस्किटो हो गए, हाउस फ्लाई हो गए, ये क्या करते हैं, पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि पैथोजन को एक जगह से निकालते हैं, एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह इनको ले जाकर के फैला देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये कैरियर्स हैं। ओके, किसके कैरियर्स हैं, डिजीज के कैरियर्स हैं। डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। वैसे डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही हैं, ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमने कम्युनिकेबल डिजीज की कुछ यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ लिए, जैसे कि मलेरिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, है ना। उसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स के जरिए से भी डिजीज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के जरिए से भी डिजीज होते हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाली। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि डेफिशिएंसी हो गई, ये आपके अंदर जो है किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, एलर्जी हो रही है। तो ये एलर्जी वगैरह जो हो गई, या फिर ये है कि आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये सारी जो डिजीज होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से नहीं फैलती है। ठीक है, एक दूसरे को टच करने से या उनके कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां जो होती हैं वो एक दूसरे को टच करने से या एक दूसरे को के कांटेक्ट में आने से जो है फैलती हैं, जैसे कि एनोफिलीज, मलेरिया हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सारी चीजें। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स अलोंग विद देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पॉजिटिव पैथोजेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर लिस्टेड इन टेबल 2.2। तो आप 2.1 यहाँ पे जो कुछ कम्युनिकेबल डिजीज की आपको एक टेबल बना के दे दी है कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीज जो एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं। तो उनमें सबसे पहला आ गया आपका मलेरिया। मलेरिया किस तरह फैलता है, मोड ऑफ, पहले देखिए आप यहाँ पे इनके हेडिंग्स देख लीजिए, डिजीज होंगी, यहाँ पे डिजीज बताया गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि वो किन किन जरिए से फैलती है, डिजीज जो है वो किन किन जरिए से फैलेंगी, किन किन के थ्रू फैलेंगी। पॉजिटिव एजेंट यानी कि उनका क्या पॉजिटिव एजेंट होगा, क्या पॉजिटिव पैथोजन होगा, यानी कौन से पैथोजन है जो कि उसको फैला रहा है, और प्रिवेंटिंग मेजर्स हम उसको कैसे बच सकते हैं। पहली डिजीज क्या बोली इन्होंने, मलेरिया।
मलेरिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये किसके जरिए से फैलती है, तो बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटती है तो तभी मलेरिया होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया हो जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगर किसी पर्सन को काट रही है और उसके स्लाइवा में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है, उसके प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, जो मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है, उस प्रोटोजोअन्स का नाम, उस प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया को कॉज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है और उसके स्लाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद है तो भी मलेरिया होगा, और अगर नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा। ओके, पॉजिटिव एजेंट क्या है, प्रोटोजोन यानी कि प्रोटोजोआ के जरिए से फैलती है। प्रिवेंटिंग मेजर क्या है, नॉट अलाउइंग मॉस्किटो टू थ्राइव इन द लोकेलिटी यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेट। कहीं भी मच्छर को पैदा होने मत दीजिए, ठीक है, अगर कहीं ऐसी जगह कहीं पे ठहरा हुआ पानी है या कहीं पे गंदगी है तो वहां सफाई कीजिए, मॉस्किटो नेट का यूज कीजिए। सेकेंड डिजीज क्या है हमारी, कोलेरा यानी कि हैजा जिसे कहते हैं हम। ये किसे फैलता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड फूड अगर आप खा रहे हैं या वाटर पी रहे हैं तो आपको कोलेरा हो सकता है। और इसका पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया के जरिए से फैलने वाली बीमारी है। इसको प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या है, इसका मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस का आपको मेंटेन करना होगा, यानी कि आपको जो है जितने भी कहीं पे अगर खुला हुआ खाना रखा हुआ है यहाँ पे या पानी रखा हुआ ऐसे ही खुला हुआ तो आप जो है उसको मत पीजिए। ओके, और अपने आसपास सफाई रखिए। बॉइलिंग वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, अगर पानी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ गंदा आ रहा है या आपको लगता है कि इससे डिजीज हो सकती है तो आप पीने से पहले उसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। अवॉइडिंग ईटिंग अनकवर्ड फूड, और जो अनकवर्ड फूड है, स्ट्रीट फूड है, आप उनको मत खाइए। टाइफाइड बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज है, ये भी इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो क्या है, कॉन्टेमिनेटेड फूड, यानी कॉन्टेमिनेटेड फूड के जरिए से टाइफाइड फैलता है। और इसका पॉजिटिव एजेंट या फिर पॉजिटिव पैथोजन क्या है, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के जरिए से फैलता है। मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, इसकी भी वही बात है कि आपको जो ये प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के आपको मेंटेन करना होगा, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपके आसपास अगर कहीं खुली हुई रखी हुई है, कहीं पे अगर ऐसी ही रखी हुई है या आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको स्ट्रीट फूड मिल गया तो आप वहाँ पे उसको मत खाइए। गंदगी से परहेज कीजिए, जितनी भी आसपास आपके गंदगी है, कहीं पे पानी जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है तो आप उसको सफाई कीजिए, मच्छरों को वहाँ पे पैदा होने मत दीजिए। अवॉइडिंग ईटिंग अनकवर्ड फूड। ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही कॉमन बीमारी है, ये भी टीबी हो जाती है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, यानी कि एयर के जरिए से फैलती है। अगर किसी बंदे को ट्यूबरक्लोसिस है, आप उसके बराबर में जाकर के बैठ रहे हो और अगर वो खांस रहा है और तो उसके पैथोजन जो है वो आपके एयर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, यानी कि पॉजिटिव पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के जरिए से फैलती है। और इसका प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या है कि भाई आपको वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लगानी होगी, वैक्सीन लगानी इसके लिए ज़रूरी होती है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी बंदे को ट्यूबरक्लोसिस हो भी जाता है तो उसका इलाज होता है और ये क्यूरेबल डिसीज है, यानी कि अगर किसी को हो जाता है तो उसकी वो ठीक भी हो सकता है अगर आप उसको सही टाइम पे सही दवाएं खिलाएं। और इसकी कंडीशन भी होती है कि अगर ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को हो रही है और उसकी जो दवाइयाँ चलती हैं वो 9 महीने 9 मंथ चलती है या 11 मंथ चलती है, कि अगर एक भी दिन उसकी दवाई छूट गई तो उसको वापस से 9 मंथ आप उसको दोबारा से दवाई खानी होगी, ठीक है। तो इसका बहुत ही खतरनाक इलाज होता है, बहुत ही प्रॉपर इलाज होता है, प्रॉपर इसका क्योर होता है। तो इस वजह से आप पहली बात ये है कि ट्यूबरक्लोसिस के जितने भी वजूहात है, जितनी भी उसके जिनकी वजह से हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस, तो उनसे बचना चाहिए, है ना। रिंगवॉर्म आपके कभी कभी फेस पे भी हो जाता है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि अगर किसी बंदे को रिंगवॉर्म हुआ है, चेहरे पे कभी कभी देख सकते हैं आपकी कभी कभी रिंग की तरह जो है वो गोल गोल से हो जाते हैं फेस पे, या बॉडी पे भी हो सकते हैं, उनमें खुजलियाँ भी आती है थोड़ी सी। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, फंगस, यानी फंगस की वजह से ये फैलते हैं। गुड हाइजीन लेना, आपको अच्छे खाना लेना है। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स सच एज टॉवल्स एंड कॉम्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो आपका जो पर्सनल आइटम्स है, जो आप पर्सनल यूज करते हैं, जैसे कि टॉवल हो गया, कॉम हो गया, इसको इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपको शेयर नहीं करना है। कॉमन कोल्ड एयर के जरिए से फैलती है, ये इसका
जो पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव पैथोजन है, वो क्या है? वायरस। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि भाई वॉशिंग हैंड रेगुलरली वॉश कीजिए अपने हाथ, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल हैविंग कॉमन कोल्ड, जिनको कॉमन कोल्ड है तो आप उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट से बचिए। पोलियोमाइलिटिस, जिसे हम पोलियो भी कह सकते हैं नॉर्मल, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड वाटर। एंड इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वायरस। एंड इसकी प्रिवेंटिंग मेजर क्या है कि भाई आपको वैक्सीनेशन करनी है। और ऐसा भी होता है कि एक बंदे को एक बार कभी पोलियो हो जाती है तो उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चिकन पॉक्स हो जाता है बच्चों को, आपको भी हुआ ही होगा। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? एयर है। या फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप फिजिकल कांटेक्ट में हैं, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब ये है कि आप उसके साथ सो रहे हैं, आप उसके साथ अपना खाना शेयर कर रहे हैं, या आप उसके साथ उसके बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है, तो आपको भी हो जाएगा। आपने देखा भी होगा अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, अगर आप रूम में हैं अपने और रूम में आपके चिकन पॉक्स हो गया या आपके घर में, तो एक करते जो है काफी सारे बंदों को हो जाता है। तो अगर कोई किसी को चिकन पॉक्स है तो उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखे। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वायरस। और इसका प्रिवेंटिंग मेजर क्या है? वैक्सीनेशन। ओके। इन एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीज होती है। सम एनिमल्स डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर लिस्टेड इन टेबल 2.2। सम एनिमल डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, कुछ एनिमल्स में भी डिजीज होती है जैसे कि फूड एंड माउथ डिजीज हो गया। तो अफेक्टेड एनिमल कौन सा होता है? कैटल, यानी कि कैटल में आपके आगे गाय, भैंस, बकरियां, ये सब ये इनको होती हैं। इनके मुंह में और उनके जो फुट होते हैं, जो उनके खुर होते हैं ना, उनमें वो हो जाते हैं, दाने से हो जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि भाई कोई ऐसे एनिमल जिसको डिजीज है उसके कांटेक्ट में दूसरा एनिमल है, एयर के जरिए से। और पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव पैथोजन क्या है? वायरस। जेंडर पेस्ट, ये भी कैटल में होता है। कांटेक्ट विद डिजीज एनिमल्स ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर एंड एयर, एंड इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वायरस। एंथ्रेक्स, ये ह्यूमंस में भी होता है और कैटल में भी होता है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ग्रेजिंग। अगर बहुत सारे जानवर एक ही जगह ग्रेज कर रहे हैं तो ये फैल सकती है बीमारी। और इसका पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव पैथोजन क्या है? बैक्टीरियम। फिन रूट, ये फिश में होने वाली है, फिश में होने वाली बीमारी है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि डर्टी वाटर, अगर कोई ऐसी फिश जिसको कि फिन रूट है, गोल्ड फिश में होती है, तो अगर वो डर्टी वाटर में है तो उसकी जगह उसको उसके जरिए से सभी फिश को हो सकती है, इंजरी के जरिए हो सकती है, बैक्टीरियम और फंगस इसका पॉजिटिव एजेंट है। देखिए यहाँ पे जो ये बेल है इसको रेंडर पेस्ट है। रेंडर पेस्ट में क्या होता है कि ये डायरिया हो जाता है, ये कोई भी कैटल होगा उसको डायरिया हो जाएगा, ये डिसेंट्री होगी, यानी कि उसके उसका जो पेट है वो खराब हो जाएगा, उसको फीवर होगा, डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। एंड उसकी आंख से और उसके मुंह से और उसके जो भी माउथ और आई है इससे जो है पानी निकलेगा और उसको ब्रीथ करने में काफ़ी परेशानी होगी, झाग निकलेगा मुंह से। और ये देखिए फूट एंड माउथ डिजीज, ये देख रहे हैं आप इनकी ज़बान पे ये कैसे छाले से हो रहे हैं, तो ये इनके थने पे भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये जानवरों में होने वाली बीमारियां हैं। बेसिलस एंथ्रेक्स, द बैक्टीरिया दैट कॉज द सीरियस इन्फेक्टेड डिजीज है, ये इन्फेक्टेड डिजीज भी हो जाती है। बेसिलस एंथ्रेक्स ये ह्यूमंस में भी हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ आप देख रहे हैं फिश रेड स्पॉट्स ऑन बॉडी, ये जो फिन रूट है इसमें क्या होता है कि जो गोल्डन फिशेज जो होती हैं इनके जो बॉडी पे रेड स्पॉट हो जाते हैं, ये भी बीमारियां ही होती हैं, ओके। इन प्लांट्स में भी बीमारियां होती है। सम प्लांट्स डिजीज कोज्ड बाय पैथोजेंस आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ प्लांट डिजीज जो हैं वो भी पैथोजेंस के जरिए से होती है। जैसे कि आप डिजीज, जैसे कि आप कभी कोई फल लेकर के आए और उस पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं या उन पे ऐसे दाने वाने पड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये फल काफ़ी दिनों से ख़राब हो गए हैं, तो ऐसा भी ख़राब भी हो जाते हैं, बट उनके अंदर कुछ प्लांट्स में डिजीज़ भी होती है, बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। सो डिजीज़ क्या है? सिट्रस कैंकर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया। अच्छा ये सब चीज़ें जो है ये आपको याद रखनी होती है ना, इनको आपको रटना पड़ेगा। और ये रस्ट ऑफ व्हीट है, डिजीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई? एयर, एंड पॉजिटिव एजेंट क्या है? फंगस। यहाँ डिजीज क्या है? इसमें एप्पल स्कैब, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, एंड पॉजिटिव एजेंट क्या है? फंगस, ओके। इसी तरीके से ये डिजीज जो है ये लूज स्मट जिसे कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर, एंड पॉजिटिव एजेंट क्या है? फंगस, ओके। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7वीं क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।